प्रार्थना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। All right. All right, friends. So we finished with chapter 15. कंपैशन के बारे में हमने काफी सारी चर्चा की, राइट। और प्रैक्टिस बीइंग विद द पेन, हाउ टू प्रैक्टिस, वो एक दिया था। और अब हम नेक्स्ट इस पे जा रहे हैं, जो चैप्टर का नाम है डिसआइडेंटिफाइंग। अभी जो जो ये जज के साथ हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, ये जज हम जैसे कि उसके बगैर हम नहीं चलेंगे हम। और जो भी कुछ है वो हमारा आधार बन गया है, और फिर आदत भी बन गई है। अगर वो नहीं है तो हम खुद को खो जाएंगे, ऐसा हमें लगता है। तो अब इसके साथ हमने जो एसोसिएशन बनाया है, इसको छोड़ने की जरूरत है। तो जिसके साथ आइडेंटिफाई किया है वो उसका डिसआइडेंटिफाइंग करना है। तो इसमें द फर्स्ट phase in regaining control of your own heart and mind is to make the particular process as conscious as possible. By being curious and willing to be in touch with what you are already experiencing, you are becoming more aware of the psychic activity of self judgment. तो जितनी सजगता बढ़ती जाएगी, the more aware we become, the more conscious we become, the more it will be possible for us to डिसआइडेंटिफाई, टू ब्रेक अवे फ्रॉम इट। और जितना हम क्यूरियोसिटी बढ़ाएंगे और इच्छा से जितना ऑब्जर्वेशन हमारा बढ़ते जाएगा, जो भी हम अनुभव कर रहे हैं इसकी सजगता आते जाएगी, तो ये सेल्फ जजमेंट की एक्टिविटी जो कंटिन्यूअसली चलती रहती है, ये धीरे धीरे कम होती जाएगी। अब डिसआइडेंटिफिकेशन is implicit in the process of defending against attacks. अगर ये जजमेंट के अटैक्स बंद करने हैं तो इनके साथ नाता तोड़ना होगा, इनके साथ जो हम जुड़ जाते हैं वो कनेक्शन हमको तोड़ना होगा। A true defense does not function in support of any self image, whether child or judge, है ना। कोई भी सेल्फ इमेज अगर हम लोग बना लेते हैं, तो ये चाहे वो बच्चे की सेल्फ इमेज हो या वो बड़े होकर अब भी जो हम हैं वो जज की सेल्फ इमेज हो, सेल्फ इमेज अगर हमने बना दिया तो हम इससे लड़ नहीं पाएंगे। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द माइंड। बट व्हाट डज दैट मीन, इसका क्या मतलब हुआ? एंड हाउ डू यू स्टॉप आइडेंटिफाइंग विथ हु यू थिंक यू आर? अब मैं जो हूँ, मैं कौन हूँ, ये मैं कैसे भूल जाऊं? इसके साथ जो मैं जुड़ी हूँ, मेरे मेरे मैं जो भी कुछ हूँ, मेरे पहलू जो भी कुछ है, इसके साथ जो मैं जुड़ी हूँ, इसको कैसे छोड़ दूं? हाउ डू यू स्टॉप आइडेंटिफाइंग विथ हु यू थिंक यू आर, विद द फेमिलियर इमेजेस दैट डिफाइन यू? अब मेरे दिमाग में मेरी एक छवि है, लोगों के दिमाग में मेरी एक छवि है। अब जब मैं अलग अलग टाइप के काम करती हूँ या अलग अलग रोल निभाती हूँ, तो मेरी ये जो बनी हुई छवियां है, जिनको मैं पहचानती हूँ, इसके साथ मैं छुट्टी कैसे हो जाऊं, इसके साथ ब्रेक अवे कैसे हो जाऊं? Exploring the following approach to disidentification can help you recognize and support your own movement towards defending yourself, a movement based on your own aliveness and not your identification. देखो, मन तो हमारा ही है। मन का ये हिस्सा जो है, जो जजिंग करता है, ये जो ईगो आइडेंटिटी है, ये भी तो हमारा है। लेकिन ये हमें जो रूल कर रहा है ना, वो हमको हटाना है। तो हमारी जिंदा दिली पे हम हम डिसाइड करेंगे, कि ना कि हमारा माइंड डिसाइड करेगा कि क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब देखो, डिसएंगेजमेंट व्हेन यू आर एन अडल्ट मींस नॉट बीइंग आइडेंटिफाइड विथ रिलीविंग दीज चाइल्डहुड डायनामिक्स। ये पेरेंट चाइल्ड डायनामिक जो है,
इसके बारे में उन्होंने समझाया है कि एक उन्होंने अच्छा उदाहरण दिया है कि जैसे समझ लो मॉल है, और मॉल में एक बच्चा जिद कर रहा है, और उसकी माँ उसको फेडअप हो गई है, और वो उसको चाटा मार देती है, और वो आवाज चढ़ाकर उसके साथ बात करती है, मैंने कहा था तुमसे कि तुम किसी चीज को हाथ नहीं लगाना, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो, मैंने तुमको रास्ते पे ही छोड़ देना चाहिए था। अब मैं तुम्हारे पिता को बताऊंगी, अब तुम्हें जो है ना बराबर से वो देखेंगे। और वो बच्चा और रोते जाता है, और जोर से वो रोने लगता है, सहम जाता है। और वो जब रोता है तब वो चिल्लाती है, अब क्या हो गया है तुम्हें, ये क्या क्राई बेबी की तरह, ये बच्चे की तरह, मतलब ऑल द टाइम बस रोना धोना, तुम रोतले हो गए हो। जस्ट फॉर दैट वी वांट, अब मैं तुम्हें पिक्चर देखने कभी नहीं ले जाऊंगी, और दिन भर तुम्हें तुम्हारे रूम में रहना पड़ेगा। और उसका हाथ पकड़ के उसको खींचते हुए वो वहां से ले जाती है। अब देखो, सब लोग ये देख रहे हैं, सबके अलग 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 रेस्पॉन्सेस इस घटनाक्रम के साथ बनेंगे। ओके, मेनी पीपल वुड फील सो आउटरेज, ज्यादातर लोगों को गुस्सा आएगा, और वो बोलेंगे ये कैसी माँ है, what kind of a mother is she talking to her child like these, like this, saying these things to the child, what kind of a person she is। कोई बोलेगा कि जाने दो, अपने को क्या करना है, और निकल जाएगा, ठीक है, वगैरह वगैरह, ऐसे अलग अलग एक्सप्रेशंस हो गए। सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट हियर इन योर एक्सप्लोरेशन इज द रिकॉग्निशन ऑफ द बेसिक इंस्टिंक्चुअल मूवमेंट टुवर्ड्स स्टॉपिंग द अटैक। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करने का मन करता है, इस चीज को जानो, उसको पहचानो। द प्रिसीडिंग एग्जाम्पल वॉज एक्सट्रीम, बट इट डिफर्स ओनली इन डिग्री एंड नॉट इन काइंड। अब ये थोड़ा ज्यादा हो गया, कि इतने जोरों से चिल्लाना या मारना बिरना। शायद अटैक जो भी हुआ हो, किसी ने तुम पे किया हो या तुमने ही खुद पे किया हो, वो इतना तीव्र न हो, लेकिन बात तो वही बनती है। जहाँ पे बच्चा और पालक, बच्चा और पेरेंट, ये एक दूसरे का जो मान सम्मान जिसको हम कहते हैं, रिस्पेक्ट जो है, ये खो देते हैं। और कौन पावरफुल है, कौन बड़ा है, किसके पास ज्यादा ताकत है, इस बात में ये लग जाते हैं। So as a child, you could not stop this kind of violation. So you became identified with the distortion as being part of who you are. अब बच्चे जब तुम थे तब तुम इसे रोक नहीं पाए, तो वो जो भी कुछ तुमसे कहा गया वो तुमने सच मान लिया और अपने जिंदगी का हिस्सा बना दिया। तो हमने ये तब से सीख लिया कि हमने किसी भी सिचुएशन को किस तरह छोड़ना है। अब वो बच्चे ने कैसे रोते सहमते हुए खींचते, मतलब कोई उसके खींच रहा है, ऐसे उसने वो डिपार्टमेंट स्टोर या वो मॉल से वो बाहर निकला। हम जिंदगी से ऐसी चीजें करते हैं, इस तरह से जुड़ते हैं कि हम जिंदगी ऐसे ही निकालते हैं, जैसे कि कोई हमें जिंदगी से खींच रहा है, somebody is dragging us through life and we are crying and we are fearful and we are afraid। ऐसे हम जिंदगी बिताते हैं बिकॉज वो हमारे जिंदगी की एक बिलीफ सिस्टम, एक मान्यता बन जाती है। डिसएंगेजमेंट इन चाइल्डहुड वुड हैव रिक्वायर्ड समवंस ब्रेकिंग द डायनामिक एंड प्रोटेक्टिंग यू। अगर ये नहीं होना था तो किसी दूसरे ने बीच में आके तुम्हें प्रोटेक्ट करने की जरूरत थी। और ये जो तुमने खुद के बारे में समझ लिया है, इस समझ को मिटाने की कोशिश करने की जरूरत थी। कोई बड़ा आए जिसको ये समझ में आए और जो तुम्हें संभाल पाए, ठीक है। नाउ डिसएंगेजमेंट नाउ when you are an adult means not being identified with reliving these childhood dynamics। अब जब तुम बड़े हो गए हो, अब जब तुम इस बात को समझ सकते हो, पहचान सकते हो और इसके साथ डील कर सकते हो, तो तुमने अभी डिसएंगेजमेंट का मतलब बनता है कि ये जो बचपन की यादें हैं, उन यादों के हिसाब से आज भी तुम जो जिंदगी जी रहे हो, ये रोकना। सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इस बात को
रोकना। अब देखो ये बदलाव, ये जो चेंज इन पर्सपेक्टिव है, ये हम कैसे लाएंगे? Visualization is a good tool for encouraging the first step in disidentification. बहुत अच्छा, हम लोग सब मेडिटेशंस में, मैं जो तुम्हारे गाइडेड लेती हूँ, ये ज्यादातर विजुअलाइजेशंस होते हैं, जहाँ पे मैं तुम्हें कहती हूँ कल्पना करो कि ये ऐसा ऐसा है, इमेजिन करो, राइट? तो ये विजुअलाइजेशन है ना, ये बहुत अच्छा साधन है। अगर हमने हमारे खुद के ये जो इमेजेस बना लिए हैं, इससे अगर हमें छूटना है, डिसआइडेंटिफाई करना है, तो ये पहला स्टेप हमारा बन सकता है। If you have recognized the early childhood dynamic at the root of a self-judgment and it is particularly painful and overwhelming, then try the following. अगर अब जो तुम्हें सजगता आ गई है और अगर तुमने पहचाना है, ओ मुझे बचपन में ये टीचर ने या मम्मी ने या डैडी ने या XYZ जो भी है, इसने मुझे वो बात कही थी और उसके वजह से ये मेरी मान्यता बन गई और उसके हिसाब से मैं आज तक जिंदगी जीती आई हूँ और मेरे साथ ये घटनाक्रम ऐसे ही होते आए हैं। सो दिस हैज बीन द पैटर्न ऑफ माय लाइफ। अगर ये तुम्हें ध्यान में आया हो कोई भी एक चीज के बारे में, ओके, if you have recognized this childhood dynamic at the root of the self judgment which is particularly painful and overwhelming, और तुम्हें जिसकी तकलीफ हमेशा से होती आई है, हाँ, तो ये ट्राई करो। क्या ट्राई करो? फर्स्ट, पिक्चर द चाइल्ड। एक्चुअली मैं ये विजुअलाइजेशन खुद लेती हूँ, इनर चाइल्ड का विजुअलाइजेशन है ये। एक बार डॉक्टर न्यूटन ने किसी किसी वर्कशॉप में लिया था और तब से मैं ये लेती हूँ। तो इसमें बस यही है, इमेजिन। तो मैं ये पढ़ लेती हूँ ताकि आई कैन जस्ट से टू यू। फर्स्ट, पिक्चर द चाइल्ड दैट इज यू in front of you as you were at the age and in the situation associated with that dynamic. See your features, your clothings, if you can remember it, your facial expression, your behavior. If you see yourself in the midst of an interaction with a parent, fill in the details of the scene. If you are by yourself in your room, picture the room. See and feel how that child is feeling and how you are dealing with those emotions. Watching yourself in a situation in which you were ashamed or helpless may itself be very difficult or painful. The goal is to step outside of that child just enough to see yourself as if you were someone else, to observe yourself in your shame or helplessness. वो जो घटना याद आ गई है उस बचपन की, उस समय में जाना है और तब जहां तुम थे, जैसे तुम थे, जो भी तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ, जो भी वो सिचुएशन थी, उसको डिटेल में दोबारा देखना है। लाइक आई कीप सेइंग, रीलिविंग इज रिलीविंग। तो वो उसको पूरी तरह दोबारा देखना है, लेकिन तिहाई होकर। हाँ, वो बच्चा देखना है यानी तुम खुद जो हो, और वो जो भी कुछ हो रहा है, जो भी बोला जा रहा है, और जो शर्म महसूस हो रही है या हेल्पलेसनेस महसूस हो रही है, इसको देखना है कि ये छोटा सा बच्चा, ये छोटी सी बच्ची जो मैं हूं, ये कैसा महसूस कर रही है, उसको तुमने देखना है। ओके, नाउ हाउ इज इट टू सी दिस चाइल्ड एंड व्हाट डज इट मेक यू फील? जब इस बच्चे को तुम देखते हो तब तुम्हें कैसा महसूस होता है? ओके, देखो फ्रेंड्स, जो विजुअलाइजेशन कराते हैं ना, वहां पे मैं अपनी अपनी स्क्रिप्ट बना देती हूँ। ओके, और मैं जैसे कहती जाती हूँ, आप इमेजिन करते जाते हो। ये इनर चाइल्ड हीलिंग का एक बहुत बड़ा भाग है। इसमें एनिमल गाइड का भी सहारा कभी कभी लिया जाता है, जहां पर हम एक एनिमल गाइड हमें उस बच्चे के पास ले जाता है और फिर वो बच्चे को हम इमेजिन करते हैं, देखते हैं। एक्चुअली इमेजिन क्या करते हैं, जो भी सामने आता है वो देखते हैं, या मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं आपको जनरली कह रही हूँ, कि वो बच्चा रोता हुआ रहता है और जो भी तुम्हारी घटना हुई थी उसके हिसाब से उसको शर्म आती है, या वो पानी पानी हुएला रहता है, या तो वो बहुत हेल्पलेस महसूस करता है, या बहुत दुख से रोते हुए दिखता है। जो भी कुछ है, वो जो भी दिखता है, तो वो
ये हर एक जन जो भी दिखेगा वो दिखते जाते हैं। फिर मैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देती हूँ कि इस बच्चे को अपने पास लो, इसको प्यार से सहलाओ, मतलब तुम ही खुद को अपनी गोदी में लेते हो, हाँ, उसको हक करते हो, उसको प्यार से समझाते हो, उसके साथ बात करते हो, उसको कहते हो कि जो भी कुछ तुम्हारा कहने का दिल करे। और लास्ट में एक सेंटेंस जरूर होता है जहाँ पे हम कहते हैं कि देखो अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, तुम बड़े हो गए हो, तुम ही तो, तुम और मैं हम एक ही तो है, अब मैं बड़ी हो गई हूँ और सब कुछ ठीक है। तो ये दर्द पालने की तुम्हें जरूरत नहीं, तुम इस दर्द को छोड़ सकते हो, यू कैन लेट गो ऑफ द पेन, बिकॉज नाउ सी एवरीथिंग टर्न्ड आउट ऑल राइट। ऑलराइट, ये मैं जानबूझकर तुम्हें ये डिटेल्ड में, ये जो जनरली एक विजुअलाइजेशन दिया जाता है जहाँ पे करुणा, प्रेम, ये व्यक्त किया जाता है। लेकिन जब मैं ट्रांस सेशन लेती हूँ तभी मैं कोई इमोशंस को कंट्रोल, मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। वो व्यक्ति जो होती है वो एक सेमी ट्रांस स्टेट में होती है और वो खुद ब खुद खुद को देखती है, और जो परिस्थिति में होती है वो परिस्थिति में देखती है, और उसके हिसाब से उसका एक्शन और रिएक्शन होता है। अगर हमें किसी को भी बोला जाए कि तुम्हारे अंदर के ही छोटे से बच्चे हैं तो तुम क्या सोचोगे उसके बारे में, हम कहेंगे अरे बेचारी, और हम उसको प्यार से समझाएंगे और हम उसको सहलाएंगे वगैरह वगैरह। ये हमारा जनरल, जब जनरल बातें होती है तब ये। लेकिन मैं एक दो चीजें मैं शेयर करना चाहती हूँ। एक मेरी क्लाइंट थी, वो जब अपने इनर चाइल्ड के पास पहुंची, और ये मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी क्योंकि ऐसा मेरे साथ कभी हुआ नहीं था, इट हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम, दिस वाज अ फ्यू इयर्स बैक, ओके, वन ऑफ अस ओनली। एंड व्हेन शी रीच्ड हर inner child who was feeling ashamed of some sexual molestation and all that she had gone through, और वो देखती है कि वो बच्ची खुद रोते हुए रो रही है वहां पे बैठ के, यू नो। तो मैंने बोला उसके, गो अप्रोच हर, व्हाट वुड यू लाइक टू टेल हर। मैं तो सिर्फ गाइड कर रही हूँ, राइट? तो उसके पास जाओ और तुम्हें क्या करने का मन कर रहा है देखो तो जरा। उसने फटाक से चाटा लगा दिया, इवन आई वॉज अ लिटिल लाइक, मैं भी ऐसे हो गई एक सेकेंड के लिए, बिकॉज इट वॉज कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड, तो उसने रोती रहती है, चुप बैठ, एंड शी स्टार्टेड शाउटिंग एट हर इनर चाइल्ड। अब उसके लिए मुझे एक बहुत बड़ी अलग से हीलिंग और थेरेपी सब करना पड़ा। कहने का मुद्दा ये जो किताब में वो बता रहे हैं उसके लिए मैं बोल रही हूँ ये। और एक एक्सपीरियंस था जहाँ पे एक छोटा टेडी बेयर दे दिया हाथ में, और उसको कहा गया कि ये तुम हो, इसको प्यार से सहलाओ, वो तुम तब बहुत छोटे थे तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था, तो उसने वो टेडी बेयर उठा के फेंक दिया। नो, ये छोटा बच्चा बन के रह के नहीं चलेगा, ही हैज टू बी स्ट्रांग, ही हैज टू बी स्ट्रांग, मैं नहीं करूंगा। ही रेफ्यूज्ड to pacify his inner child, to offer love and compassion to the inner child. This can happen. So यहाँ पे वो ये जो सेंटेंस यहाँ पे बोल रहे हैं, how is it to see this child and what does it make you feel? ये नहीं सोचना कि भाई हम आध्यात्मिक एक्सरसाइज कर रहे हैं तो जो महसूस हो रहा है उसको दबा दे। डोंट सप्रेस, honestly, whenever you do this visualization or whenever you do this activity, be honest with what you feel like doing. People have kicked their inner child, people have slapped their inner child. This has been my experience with when people are in a trance. तो जब आप एक्सरसाइज करोगे ख्याल रहे जो भी महसूस हो रहा है उसको ईमानदारी से महसूस करें।
as in the department store fantasy, imagine how you would like to respond to that child if you had the opportunity. जैसे वो मॉल के अंदर वो बच्चा रो रहा था, वो माँ मार रही थी, अगर तुम वो बच्चे होते और अगर तुम्हारे साथ ये हुआ होता रहता, या तो तुम्हारे सामने अगर तुम वहां होते जहां पे एक बच्चा और माँ के बीच में ये जो हो रहा है वो हो रहा होता, तो तुम किस तरह से रिएक्ट करते? क्या तुम धीरे से सटक के निकल जाते, या जाने दो, देखो हम गुजराती में कहते हैं देखो नहीं दाजू नहीं, जाने दो, देखेंगे ही नहीं तो तकलीफ नहीं होगी। या तो फिर तुम्हारा मन करता है कि जाके माँ को ही एक लगा दूं, या तो तुम्हारा मन करता है अरे अरे इस बच्चे को प्रोटेक्ट करूं। तुम्हारे अंदर कौन सी भावना जागृत होती है, इसको देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इस बात पे से तुम खुद क्या हो, तुम्हारे साथ तुम्हारे बचपन में क्या हुआ है, उस जड़ तक तुम जा पाओगे। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ any response that is a movement towards shifting the situation indicates some disidentification from the judgment loop and plants the seeds of disengagement. If you can't feel any desire or capacity for response in yourself, simply imagine what that child needs most at this moment as you see her in front of you. The universal need in such a situation, especially with children, is for someone to see and hear them, for someone to recognize and understand what they are feeling. तो क्या तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ करने की भावना, किसी भी तरह उस बच्चे को हेल्प करने की भावना जागृत होती है? अगर होती है तो फिर समझ लो कि तुम तुम्हारे जज से अब धीरे धीरे अलग हो पाओगे, इस जज को अपने से दूर कर पाओगे। ठीक है, जनरली बच्चों के साथ ये देखा गया है, बच्चों को सिर्फ ये चाहिए कि उनकी बात कोई सुने, देखे उनको, कोई समझे उनको। हाँ, एक्चुअली बड़ों को भी वही चाहिए होता है, राइट? देयर इज एन इनर चाइल्ड विद इन ऑल ऑफ अस हु आल्सो वांट्स द सेम थिंग, लाइक कि कोई पहचाने, कोई उनको जो महसूस हो रहा है इस बात को समझे। इन सम केसेस पिक्चरिंग द सिचुएशन इजंट इनफ टू ब्रेक योर आइडेंटिफिकेशन विद द स्मॉल चाइल्ड। लेकिन देखो अभी हमको इमेजिन करने को कहा, कल्पना, इमेजिन नहीं, रीलिव करने को कहा कि तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ था उसको तुम याद करो, उस सिचुएशन को, और कौन छे मम्मी, ठीक, उस सिचुएशन को याद करो, और जो भी कुछ तुम्हारे साथ हुआ था और तुम्हें क्या महसूस हो रहा है इसको देखो। लेकिन कभी कभी ये इतना विजुअलाइजेशन जो है कि मैं जब छोटी थी तो मेरे अंदर की वो छोटी सी बच्ची के साथ जुड़ना कभी कभी काफी नहीं होता है। यू कैन नॉट मूव फार इनफ अवे फ्रॉम द हेल्पलेसनेस ऑफ द चाइल्ड एंड द सेंस ऑफ अनचैलेंजेबल पावर इन द पेरेंट। तुम नहीं, तुम बच्चे ही बन जाते हो, वो बच्ची के पास जाके तुम बच्चा ही बन जाते हो, और यू नो तुम रोने लगते हो, और फिर से वो हेल्पलेसनेस महसूस करते हो कि माता या पिता जो पेरेंट है जो इतना बड़ा है उसके सामने तुम असहाय महसूस करने लगते हो। and the sense of unchallengeable power in the parent. At this point, it can help to bring a third party in the situation. अगर ये तुम्हारे साथ हो रहा है तो तीसरे किसी व्यक्ति को बीच में आने की जरूरत है, जैसे कि एक थेरेपिस्ट है, या कोई भी, या तुम्हारे घर में कोई ऐसा या दोस्तों में ऐसा है कि जो तुम्हें आधार दे सके और तुम्हें इस प्रोसेस में तुम्हारे साथ रह सके। बट आई विल से कि डेफिनेटली फाइंड अ थेरेपिस्ट। ओके, आज ही मेरी जो क्लाइंट थी उसके साथ जो बात हो रही थी, और तब मैंने बोला कि यार अगर बॉडी को कुछ हो जाता है तो लाखों रुपए खर्च कर देते हैं हम, हाँ, हॉस्पिटलाइजेशन है। तो वो बोल रही थी कि मैं ये आधार ले रही हूँ आपसे। मैंने उनको जो विमला जी का है ना उसको कहा मैं आधार ले लो, आश्रय नहीं लेना। ओके, आई विल प्रोवाइड यू सपोर्ट एंड इट्स ओके टू टेक सपोर्ट एज मच एज यू नीड, जस्ट डोंट डेवलप एनी डिपेंडेंसी। ये बात हो रही थी हमारी कुछ तो भी, एंड दैट इज व्हेन आई सेड कि एवरी टाइम, एनी टाइम, थ्रू आउट योर लाइफ, एट एनी एज,
अगर तुमको लगे कि नहीं, थर्ड पार्टी की मुझे आधार की जरूरत है, तो जरूर लेना चाहिए। हम्म तो वो ले लेना, सो दैट यू कैन डील विद द सिचुएशन। ऑलराइट, अभी आई एम आरती गोइंग। बहन, हाँ जी। हाँ एक ये विजुअलाइजेशन तो नहीं बोला जा सकता है ना, ये तो ट्रू है ना, रीलिविंग है। हाँ, खुद से जब तुम करोगे ये हम्म, रीलिविंग होगा। हाँ मैं विजुअलाइजेशन नहीं बोलते हैं ना उसको। विजुअलाइजेशन है, लेकिन वो पूरी घटनाक्रम तुम फिर से विजुअलाइज करते हो और उसको फिर से पूरी तरह जीते हो। हम्म, इमेजिन किए बगैर तुम कैसे जियोगे ना। हाँ वो फिर लेकिन वे से। तो इमेज नहीं है ना, ये तो ट्रू है पूरा। हाँ, लेकिन फिर भी अभी जब तुम कर रहे हो तभी वो इमेजिनेशन, हाँ। इमेज ही ला रहे हो ना, विजुअल्स ला रहे हो ना तुम, इसलिए विजुअलाइजेशन बोला है ना, क्योंकि तुम वो हम्म, पूरी घटनाक्रम दोबारा जी रहे हो। हम्म, हाँ, और उसमें अब तुम बदलाव लाने वाले हो। ठीक है। ऑलराइट। हम्म, So, you need help to recognize that certain childhood behaviors were beyond your control. कोई थर्ड पार्टी क्यों चाहिए जो तुम्हें दिखा सके कि भैया तुम बहुत छोटे थे और ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं था। तुम इस चीज को हैंडल करने की क्षमता तभी तुमने डेवलप नहीं की थी। ऑलराइट, एंड इवन इफ यू कॉज्ड योर पेरेंट्स ट्रबल, व्हाट यू नीडेड वाज, शायद तुम्हारी गलती होगी और सच में तुमने माता पिता को जिद करके सताया होगा, शायद तुम्हारी गलती होगी, हो सकता है। हाँ, लेकिन उस समय भी तुम्हें किस चीज की जरूरत थी? वॉट यू नीडेड वॉज कंपैशन एंड सपोर्ट, एंड नॉट रिजेक्शन एंड जजमेंट। तब भी करुणा और आधार की जरूरत थी, चाहे गलती तुम्हारी हो, हाँ, बिहेवियर में या जो भी कुछ हुआ हो उसमें, लेकिन आधार और करुणा, ये तो तुम इसके तो तुम ये तुम्हारा हक था, इररिस्पेक्टिव। ये बात को ध्यान में रखी जाए। रिजेक्शन और जजमेंट ये तो नहीं। जैसे वो माँ जो चिल्ला रही थी ना मॉल में, हाँ, तुम तो रोतलू हो यार, तुम तो बस कभी क्यों कुछ सुनते नहीं हो, मैं तुम्हें तो रास्ते पे ही छोड़ देना चाहिए था, वगैरह वगैरह, ये जो बोलना है ना, वो एक्चुअल शब्द डाले वहां पे, तो ये जो बोलना है, ये सही बात नहीं है, ये रिजेक्शन है और ये जजमेंट है। when you see this, you will begin to give yourself permission to have your pain and hurt about not being held, loved and supported। वो जो दुख है, वो जो दर्द है कि तुम्हें आधार नहीं दिया गया, तुम्हें अ, न- ऐसे नजदीक नहीं लिया गया, तुम्हें प्यार नहीं किया गया जो कि तुम्हारा हक था, ये तुम्हें नहीं दिया गया, ये बातें, इसका जो दुख है, इसका जो दर्द है, ये आज तक हम दबाते आए हैं, इसको नजरअंदाज करते आए हैं, और जो भी माता पिता ने बोला था उसको सही मानते हुए आए हैं, और इसलिए हम इतनी तकलीफ में हैं। अब अब हम बड़े हो गए हैं, अब जब हमने वो रीलिव कर लिया है, तब हमारे ध्यान में वो बच्चा बन के वो जो दर्द है, वो जो दुख है, उसको हम पूरी तरह फील करना अभी जरूरी है। क्योंकि उसको पूरी तरह अगर फील नहीं किया, रोए नहीं, दुख नहीं, उसका पूरी तरह दुख का एहसास अगर हमने नहीं किया, तो वो फिर से दब जाएगा, वो फिर से डिनायल में चला जाएगा, सप्रेस हो जाएगा। अगर उस दुख दर्द को पूरी तरह निकालना है तो पूरी तरह रोना होगा, उस बात को पूरी तरह याद करके, पूरी तरह उसका अनुभव लेके, अगर ले लिया तो ही हम उसे कंप्लीटली छोड़ पाएंगे। सो वंस, और तब हमें उसका वो दुख दर्द होता है जब, तब हमें किसी न किसी के आधार की, जस्ट कोई बैठे हमारे साथ, इसकी जरूरत होती है। ऑलराइट, वंस यू कैन स्टार्ट टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ with yourself as a child, the visualization process can be used to support the movement towards disidentification। एक बार अपना दुख दर्द देख लिया, एक बार देख लिया कि ओके ठीक है, मेरी गलती थी या माता की गलती थी या पिता की गलती थी, था जो भी कुछ, पेन तो उतना ही सच्चा है, और उसको पूरी तरह महसूस करके फिर उसको जाने दिया, ये एक बार हो गया, तो वो जो इनर जज है
ये खुद के बारे में जो जजमेंट्स के साथ हम जीते आए हैं, उस चीज को हम छोड़ सकते हैं, या छोड़ने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया चालू हो जाएगी, डिसआइडेंटिफिकेशन की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। ऑलराइट। अब आखिर में यहाँ पे ये डिसआइडेंटिफिकेशन में दुख जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, उन्होंने समझाया है, टू काइंड्स ऑफ सफरिंग। जजमेंट कॉजेस टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेन एंड सफरिंग। ये दर्द अलग होता है, दुख अलग होता है, दो अलग प्रकार का होता है। एक जो है, वन मूव्स यू टू डू समथिंग अबाउट द जज टू चेंज थिंग्स। एक जो है वो तुम्हारे ध्यान में लाके देता है कि ओके, ये जज का नॉन स्टॉप जो रोकना टोकना है, इसके वजह से तुम्हें तकलीफ होते आ रही है, तो इसमें बदलाव लाना होगा, इसको बदलना होगा, और तुम फिर उस तरह से स्टेप्स लेने लगते हो। It is what gets people interested in dealing with their critic. Actual freedom from the judgment process, however, requires getting in touch with the second kind of suffering. तो हाँ, मेरे अंदर का जज है, अब मैंने इसको जाना, मैंने इसको पहचाना, और वो जो जजमेंट दे रहा है, उसका जो दुख है वो एक प्रकार का दुख हो गया। लेकिन अगर ये जजमेंट से हमें, ये जजिंग की जो प्रक्रिया है, इससे अगर हमें छूटना है, तो जो दूसरा प्रकार का दुख जो है ना, इससे हमें छूटना होगा। ओके, इससे हमें अलग होना होगा। Yeah, all right. The first suffering is the hurt of the child when it is being attacked by the parent. As an adult, you feel this pain when told by your judge that you are stupid or a failure. It is humiliation at feeling small and helpless. It is the shame you feel when you believe you are not as good as the people around you. Your desire to get relief from being attacked pushes you towards dealing with your judge. तो पहले पहले प्रकार का जो सफरिंग है ना, वो बच्चे को जब यही छोटा महसूस कराया गया था, या लज्जित महसूस कराया गया था, तो उसका जो दुख है वो दुख को जानना। अब तुम बड़े हो गए हो, तो जब भी तुम्हारे अंदर का जज वही बातें जो तुम्हें बचपन में कही गई थी, वो अंदर का जज जब तुम्हें बोलता है, तुम छोटा महसूस करते हो, लज्जित महसूस करते हो, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आजू बाजू में जो लोग हैं वो जितने अच्छे, दूसरों के जितने तुम अच्छे नहीं हो। और फिर तुम्हें ध्यान में आता है कि अरे, ये मेरी ही अंदर की आवाज है जो मुझे ये सब महसूस करा रही है। और तब तुम सोचते हो कि नहीं नहीं, ये अंदर के आवाज को मुझे बंद करना होगा, ये आवाज मुझे, ये जो अटैक अंदर से हो रहा है, इसको मुझे रोकना होगा। लेकिन however, this motivation usually just results in engagement trying to defeat the judge। लेकिन इसमें क्या होता है, वो जज के साथ हम जुड़ जाते हैं। वो हमें कुछ बोलता है, हम बोलते हैं तुम मुझे कुछ मत बोलो। फिर वो कुछ बोलता है तो हम उसको एक्सप्लेनेशन देने लग जाते हैं कि नहीं नहीं, देखा, ये तुम, इसके वजह से मैंने ये किया, उसके वजह से वो किया, तुम मुझे बुरा भला मत बोलो। लेकिन ये जज को बुरा भला तुम मुझे मत बोलो, ये बोलने के लिए उसके साथ जुड़ना होगा। हाँ, जैसे हम कहते हैं ना कि सर से सर टकराना होगा, और वही तो हमें नहीं करना है। So you want to prove it wrong when its approval show how it is inconsistent or misinformed, or in the most extreme case, attack and kill it. The problem is you want to go on being who you feel you are when you are being attacked. You think the problem is all with the judge and your parents. If you could leave home, you would have it made. फिर कैसे हो जाता है कि ये अंदर का जो जज है ना, ये मेरे जो पेरेंट्स है, या मेरे जिसके साथ मैं, जो जो भी, जिसकी भी आवाज आपको अंदर से, बीवी की हो, मियाँ की हो, जो भी कुछ हो, जो तुम्हें ये जजमेंट देती रहती है, तुमको लगता है बस इसको छोड़कर चले जाओ, अगर मैं इसको छोड़ के चले जाऊंगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। बट यू डिड दैट, पर तुम उसको छोड़ के तो आए हो, इट डिडंट वर्क, वो नहीं हुआ है। Remember, the child also wanted relief from attacks, judgments, and standards. And the way he got relief was to give up parts of himself by engaging with his parents. वो बच्चा भी वही मुक्ति चाहता था।
वही दुख दर्द से मुक्ति चाहता था, लेकिन वो मुक्ति उसे किस कीमत पर मिली? तो अपने ही अंदर के कुछ टुकड़े उसको सबमिट कर देने पड़े, उसको उसको घुटने टिकाने पड़े, माँ बाप के सामने बोलो या परिस्थिति के सामने बोलो। और तब तब जाके वो तो यानी उसके आत्मा के टुकड़े टुकड़े हो गए। वो कुछ कुछ चीजें उसने छोड़ दी वहां पे। ऑलराइट, he learned to behave in particular ways and feel certain things in order to maintain a relationship with them. अगर मैं माता पिता का प्यार चाहता हूँ तो मुझे ऐसे ऐसे व्यवहार करना होगा। अगर मैं इस तरह से व्यवहार करूंगा, मैं फर्स्ट आऊंगा तो ही मेरे माता पिता मुझसे प्यार करेंगे। ठीक है। द डिजायर टू चेंज योर पेरेंट्स और गेट रिड ऑफ देम मीन्स यू वांट टू से स्टे आइडेंटिफाइड विद द चाइल्ड। लेकिन इससे क्या हुआ कि अब तुम्हें क्या हो रहा है कि अब तुम्हें वो माता पिता का वो जो भी व्यवहार था उस चीज को बदलना है। लेकिन माँ बाप का व्यवहार बच्चा बन के अगर तुम बदलने की कोशिश करोगे तो वो नहीं होने वाला। अगर तुम छोटा बच्चा बन के माँ बाप का व्यवहार जो भी तुमने सहा है उसको तुम री अरेंज करने को देखोगे तो वो नहीं होगा। द डिजायर टू चेंज योर पेरेंट्स और गेट रिड ऑफ देम मीन्स यू वॉन्ट टू स्टे आइडेंटिफाई विद द चाइल्ड। अगर तुम्हारे मन में ये आता है कि नहीं नहीं कितने बुरे थे मेरे माता पिता और बाकी सब ठीक था, लेकिन ये मेरे माता ने या पिता ने ठीक नहीं किया, ये जो ब्लेम गेम है, ये जो चीज अगर तुम करने की कोशिश करोगे, इसने मेरे साथ बचपन में ऐसा व्यवहार किया इसलिए अब मैं इसके साथ ऐसा व्यवहार करूंगा या करूंगी, ये अगर तुम सोचते हो तो समझ लो कि तुम अभी खुद को बच्चा ही समझ रहे हो और बचपना ही कर रहे हो। दिस इजंट पॉसिबल बिकॉज द चाइल्ड इन यू एग्जिस्ट only in relation to the parents in you. Get rid of one and you have to get rid of the other. It may seem as if the visualization in this chapter focus on supporting and protecting the child from the parent. In reality, they are designed to help you find in yourself energy and resources that can respond to that early situation in a more appropriate way than you could in childhood. You know, ये जो visualization वगैरह, जैसे कि मैं हीरो हूँ और जो मेरे मम्मी डैडी है ये विलेन है और बस मेरे अंदर के ये हीरो को ये विलेन से बचाना है। अगर वो विलेन और तुम हीरो बने रहे तो वो माता पिता है और तुम बच्चा है, तुम बच्चे बने रहे। नहीं, ये विजुअलाइजेशन का सही कारण ये है कि तुम उस बच्चे को अश्योर करो कि देखो अब मैं बड़ा हो गया हूँ, देखो अब मैं बड़ी हो गई हूँ और अब मैं जानती हूँ सही क्या है और अब तुम तुम्हारा दुख छोड़ सकते हो क्योंकि मैं अब इस चीज को हैंडल कर रही हूँ और सब कुछ ठीक होने वाला है। इस तरह से वो बच्चे को समझदारी से बड़ा होने की का जो इमेज है ये दिखाते हुए उसको समझाना है। ऑलराइट, सो it is humiliating that you are instantly taken over by an internal process that forces, so okay। अब दूसरा प्रकार जो है सफरिंग का, the second suffering is the one that fuels the spiritual quest। तो जो भी हुआ था तुम्हारे अंदर का, जो भी मेरे अंदर के आरती, ये जो छोटी सी आरती थी इसका जो दुख दर्द था उसको मिटाना है और मैं पावर में आना है। वो छोटी बच्ची पावरलेस थी लेकिन द अडल्ट आरती इज पावरफुल। तो मुझे अपने पावर में आना है, मुझे मुझे हीलिंग होकर बदलाव लाकर अब मुझे बड़ा बन जाना है। वो रोता दुख सहन करता बच्चा, इसको मुझे प्यार से सहला देना है और उसका दुख को खत्म करना है। दूसरा वाला जो दुख है ना, ये आध्यात्मिक मार्ग पे तुम्हें ले जाने वाला दुख है। Spiritual seeking is a recognition that there is more to life than what you are aware of in your familiar daily existence। आध्यात्मिक प्रवाह, आध्यात्मिक मार्ग तब खुलता है जब हम सोचते हैं क्या बस यही जिंदगी है, पैदा हो जाओ, बड़े हो जाओ, नौकरी काम धंधा करो,
पैसे कमाओ, रोटी कपड़ा मकान अरेंज करो, बच्चों को देखो, उनकी शादियां कराओ, बुढ़े हो जाओ और मर जाओ। क्या यही जिंदगी है? क्या जिंदगी में इससे बढ़कर कुछ है? ये जब पहला सवाल हमारे मन में आता है कि ये खाना पीना सोना, इसके अलावा कुछ हो, तब हमारे आध्यात्मिक मार्ग खुल जाता है ये सवाल के साथ। यू सेंस दैट यू आर मोर देन जस्ट अ फिजिकल बॉडी एंड द ड्रामा ऑफ योर पर्सनल हिस्ट्री। ये जो मेरा इतिहास है, ये जो मेरा अस्तित्व जो है अभी तक, अवेयर ऑफ योर डेली यू सेंस, हाँ, और ये मेरा जो शरीर है और इसका जो प्रवास है, कभी मैं 5 साल की थी, फिर मैं 15 की बनी, 25 की बनी, 35 की बनी, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये जो मेरे शरीर का जर्नी है, और ये जो मेरी हिस्ट्री है, मेरा जो इतिहास है, क्या यही मैं हूँ, या इससे भी बढ़कर मेरे कुछ पहलू है? इससे भी बढ़कर am I something more than this, more than my body, more than my history, more than my DNA? Is there something more to this, more to me? You find yourself questioning the definitions of self that have been given to you because you want to know the deepest truth of who you are and why you are here. फिर आप ये पूछने लगोगे, who am I? कौन हूं मैं? और यहाँ क्यों आई हूँ? हाँ, मैं यहाँ क्या करने आया हूँ? मैं हूँ कौन? ये वाला सवाल जो सेल्फ है, सच में मैं कौन हूँ? क्योंकि जो भी मैं अब तक समझती थी, मैं एक औरत हूँ, मेरा नाम सो एंड सो है, मेरा ये मैं एक माँ हूँ, बेटी हूँ, बहू हूँ, जो भी कुछ है, ये सारे तो पहलू है, ये पूर्ण नहीं है। तो मैं कौन हूं इसमें? मैं कहाँ हूं इसमें? राइट? यू फील डीप पेन इन बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द सेंस ऑफ होलनेस एंड अलाइवनेस दैट इज योर बर्थ राइट। मैं जो हूं वो रहना, ये मेरा जन्म सिद्ध हक है। ओके, अब हम लोग सब इंडियंस है और हमारे पास, हम लोग जनरेशन टू जनरेशन ये उपनिषदिक बातें सुनते आए हैं, और हमसे कहा गया है कि तुम आत्मा हो। ओके, चाहे तुम्हें आत्मा जैसा महसूस हो या ना हो, हमें जवाब तो दे दिया है। एक्चुअली हमें सारे जवाब दे दिए हैं। हम लोग को क्वेश्चन आंसर का पेपर फूट गया है, राइट? हमारा एग्जाम पेपर फूट गया है। हम सब सवाल जानते हैं, सब जवाब जानते हैं, लेकिन उसका अनुभव नहीं लिया। तो अब हमें क्या करना है? सिर्फ अनुभव लेना है, राइट? एक बार आत्मा हूं मैं, और आत्मा वो पूर्ण कैसे है, इसका एहसास हो जाएगा ना, फिर पता चलेगा कि खुद से कितने टूटे हुए थे, खुद से हम कितने छूटे हुए थे, कितने दूर चले गए थे। ओके, ये बात वो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो जो आत्मा है, जो होलनेस है, जो अलाइवनेस है, विच इज योर बर्थ राइट, इससे हम कितना दूर चले गए थे। यू लॉन्ग टू रिकनेक्ट विद द डेप्थ्स ऑफ द सोल। और हमारे ही अंदर का ये जो प्योर कॉन्शियसनेस है, ये जो हमारी आत्मा है, इससे फिर से जुड़ने की चाह जागृत हो जाती है हमारे अंदर। तो ये दो प्रकार के दुख है। एक तो मैं जो हूँ आधी अधूरी, उसका दुख, जो आध्यात्मिक दुख है। लक्ष्मी दार लाओ माझा, जो आध्यात्मिक दुख है। और दूसरा जो दुख है, वो ये वाला कि मेरे अंदर के छोटे बच्चे का जो दुख है ना, वो पहले वाला दुख है। और आध्यात्मिक दुख जो है वो दूसरा दुख है। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट रह जाता है सिर्फ, यू कैन बी इन्वॉल्व इन द स्ट्रगल टू डिफेंड योर चाइल्ड फॉर एवर एंड मिस द ट्रूथ दैट विल एंड दैट स्ट्रगल। यू आर नो लॉन्गर दैट चाइल्ड एंड हैव नॉट बीन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो बड़ा होना यानी क्या? कि अब तुम बच्चे नहीं रहे, और काफी समय से, अब तुम 50 साल के हो गए, अभी तुम 5 साल के नहीं हो। हाँ, 45 साल से तुम वो बच्चे नहीं रहे हो, लेकिन बच्चे की तरह ही दुख मनाते आए हो, बच्चे की तरह ही शर्म महसूस करते आए हो, या छोटा महसूस करते आए हो। तो अब बड़ा हो जाना है, कि वो हीलिंग करके, बदलाव लाके उससे बड़ा हो जाना है। अरे,
So this was the chapter on disidentification. अब यहाँ की किसी को कुछ कहना है, कुछ शेयर करना है? वरना मैं एक्सरसाइज पढ़ूंगी, जो होमवर्क है इसका, ये प्रैक्टिकल जो करना है वो पढ़ूंगी. ऑल गुड ममता, मीना? ऑलराइट. सो लूजनिंग एक्सरसाइज है, लूजनिंग चाइल्डहुड आइडेंटिफिकेशन. ये जो छोटे बच्चे के साथ हम एसोसिएट करते हैं और उसी तरह हर बार वही घटनाक्रम वैसे होती है अलग अलग सिचुएशन में, तो उसी तरह रिएक्ट करते हैं, इसको कैसे हम छोड़ सकते हैं? This exercise will help loosen your identification with your self image as a child. तो जब तुम बच्चे थे वो छोड़ना. Make a list of all the ways you made life difficult for your parents when you were young. जब मैं छोटा था, जब मैं छोटी थी, तब मेरे माता पिता को मैंने किस किस तरह सताया है, इसकी लिस्ट लिखनी है. ऑलराइट. मैं जिद करती थी, मैं ठीक से खाना नहीं खाता था, मैं बहुत बीमार गिरता था, या मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड था, या तो मैं घर में ही नहीं, जो भी कुछ, मैं पता नहीं क्या क्या हो सकता है, राइट? जो भी कुछ है, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द वेज यू मेड लाइफ डिफिकल्ट फॉर योर पेरेंट्स व्हेन यू वर यंग, even if you were not conscious of doing anything to bother them or make them angry. Know that it happened many times. अब वो तब तुम ऐसा, ये थोड़ी ना तुम्हारा इंटेंशन था कि नहीं नहीं चलो आज फिर से मम्मी को गुस्सा कराते हैं या आज फिर से डैडी को चिढ़ाते हैं. ये तो तुमने कभी नहीं सोचा था, अनकॉन्शियसली हो रहा था या तो उनको हो रहा था. ओके, उनका वो रेस्पॉन्स था. तो पर फिर भी वो लिस्ट लिख लेनी है. even if you are not yeah, happened many times, imagine what those situations might have been. और कब कब ऐसा होता था और तुम क्या क्या करते थे, राइट? जैसे मैं अभी अभी एक फैमिली आई थी, तो उनका जो बच्चा था ना, उसके कहानियां पे लग गए वो लोग. छोटा था तब माचिस से खेल रहा था और पर्दे को उसने जला दिया और वो पूरा पर्दा जल गया. या तो फिर ऐसी सारी एक एक बातें. वो जानबूझ के कर रहा है क्या बच्चा कि नहीं नहीं चलो आज घर जलाते हैं? नहीं, राइट? बट दिस इज समथिंग दैट ही डिड. हाँ, तो और माता पिता को उस बात की कितनी तकलीफ हुई होगी आप सोच सकते हो. ओके, अब जो पॉइंट्स लिखने हैं वो सुन लो. 4 पॉइंट्स दिए हैं. व्हाट बिहेवियर्स बग्ड योर पेरेंट्स? तुम्हारा कौन सा ऐसा व्यवहार था जिससे तुम्हारे माता पिता को गुस्सा आता था? जैसे कि बुरी आदतें हो, या स्नीकी एक्टिविटीज, या छुप छुप के कुछ करना हो, स्पेशल क्रेविंग्स, या तो तुम्हें कोई हमेशा मीठा मांगते थे, या हमेशा वेफर के लिए सताते थे. जो भी क्रेविंग्स ना, तुम्हें चाहिए ही चाहिए, ये जिद. डिमांडिंग अटेंशन, और तुम उनका ध्यान खींचने की हर वक्त कोशिश करते हो. या बीइंग साइलेंट, या कभी कुछ नहीं बोलते थे, बस चुपचाप बैठे रहते थे. नीडिंग हेल्प, या खुद से कुछ नहीं कर पाते थे, हर बात में तुम्हें मदद करनी पड़ती थी. ये सारी चीजें उन्होंने इनटू ब्रैकेट दी है. तुम्हारे ऐसा कौन सा व्यवहार था जिससे तुम्हारे माता पिता को गुस्सा आता था? डिड यू, तुम्हारे करने से, डिड यू एवर यूज दीज टू योर एडवांटेज टू ब्राइब और कंट्रोल? और ये व्यवहार में से, ये बिहेवियर में से कोई कोई चीजें तुमने जानबूझ के की ताकि तुम तुम्हारे माता पिता को गिल्ट का फायदा उठा सको. हाँ, उनको ब्लैकमेल कर सको इमोशनल, उनको गिल्ट फील करवा सको, इसमें से कुछ भी हो सकता है. ओके, या तो उन पर कंट्रोल ला सको. हाँ, मैंने ये जनरली ऑफिस गोइंग मदर्स में बहुत देखा है. देर इज ऑलवेज दिस गिल्ट कि मैंने बच्चे को ध्यान जो देना चाहिए था या जितना देना चाहिए था उतना मैंने नहीं दिया. तो ये बच्चा अगर बहुत यंग एज में अगर जान लेना कि ये मम्मी को हमेशा ऑफिस जाती है तो गिल्टी फील होता है, तो वो उसको मैनिपुलेट करने लग जाता है. हाँ, उसको इमोशनल ब्लैकमेल करने लग जाता है उस गिल्ट को लेके, खुद को जो चाहिए वो प्राप्त करने के लिए. ये एक पहला पॉइंट है. दूसरा, व्हाट काइंड्स ऑफ पावर डिड यू हैव इन योर हाउस होल्ड एंड कैन यू थिंक ऑफ वेज
in which you manipulated situations to get what you wanted. अच्छा, तुम्हारे घर में तुम्हारी पावर, बच्चा जब तुम बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, तब तुम कितने पावरफुल थे और तुम्हें जो चाहिए वो मिलवाने के लिए या प्राप्त करने के लिए तुम क्या क्या करते थे। हाँ, इस बात को याद करके ये भी लिखना है। सवाल आया ध्यान में? मैंने देखा है कोई कोई घरों में बच्चे बाप होते हैं, माता पिता को इतना मैनिपुलेट करते हैं कि इमेजिन कि हमको सच में सवाल आता है कि बाप कौन है और बच्चा कौन है। रूल करते हैं, अगर नहीं जिद करते हैं, अगर माता पिता ने कह दिया कि नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है, या तुमने अभी नहीं खाना है, या तुम्हें अभी नहीं मिलेगा, तो तमाशा करेंगे, रोएंगे, पैर अपने, मतलब दे विल थ्रो अ टैंट्रम एंड अल्टीमेटली द पेरेंट विल गिव इन। ऑलराइट, तो ये भी हो सकता है। तो तुम्हारा रोल कैसा था तुम्हारे घर में? तीसरी बात, कैन यू कनेक्ट विद द एंजॉयमेंट यू मे हैव फेल्ट एट wielding दिस पावर अगेंस्ट द एडल्ट? देखा, मैं तो इतू सा बच्चा हूँ, ये इतने बड़े बड़े हैं, लेकिन देखो मैं कैसे नचाता हूँ। इसकी खुशी तुमने कितनी महसूस की है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड फाइनल क्वेश्चन, कैन यू रिकॉग्नाइज हाउ योर हैविंग पावर मे हैव फ्रस्ट्रेटेड देम? और ये पावर तुम हाथ में लिए बैठे हो, उनको तुम मैनिपुलेट कर रहे हो, इससे उनको क्या महसूस हुआ होगा, कितना फ्रस्ट्रेशन महसूस हुआ होगा, इसको याद करो और इसको भी नोट करो। तो ये सारे मुद्दे हैं। अब लास्ट में वो कह रहे, इफ यू आर आइडेंटिफाइड विद बीइंग अ ब्रैट, अच्छा तुम वो शैतान बच्चे थे वो ब्रैट थे जो माँ बाप को नचाते थे, अगर ऐसा तुम्हें पता चले, मतलब आइडेंटिफाई हो जाए, एंड हैविंग गॉटन योर वे एज अ चाइल्ड और विथ हैविंग बीन अ कांस्टेंट प्रॉब्लम फॉर योर पेरेंट्स, और तुम्हारे पेरेंट्स के लिए बहुत प्रॉब्लम चाइल्ड थे, बहुत तुमने उन्होंने उनको सताया है, देन एक्सप्लोर द वेज इन विच यू मे हैव एंजॉयड द रोल एंड द पावर इट कैरिड। तो वो भूमिका की जो ताकत थी, उसको तुमने कितने मजे लिए, उसको तुमने कितना एंजॉय किया। Then it might be useful to take the opposite tack and make a list of ways in which you were taken advantage of. तो ये एक बार लिखकर हो गया, तो इसके बाद इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट लिखना है। तुम्हें कैसे सताया गया, तुम्हारे पास से क्या क्या करवाया गया, तुमको कैसे मैनिपुलेट करवाया गया, और कैसे फुसला के वो सिंड्रेला की स्टोरी याद कर लो कि जो माँ और बहनें थी वो कैसे उसके पास सारे काम करवा लेती थी। तो एग्जैक्ट ऑपोजिट दिखता है। क्लियर फ्रेंड्स? इज दिस क्लियर? इसमें कोई सवाल है, कोई शंका है, एनी डाउट्स? ऑलराइट, तो ये चैप्टर આપણે यहाँ से, हाँ बोलो बोलो આપણો बोलो। સમય જેવો હતો કે આપણે જરાય, મને તો યાદ નથી આવતું કે ક્યારે મમ્મી પપ્પાને હેરાન કર્યા હોય. ઈ સમય જ અલગ ટાઈપનો હતો. પણ બધાનું સેમ ના હોય મીના। અચ્છા અચ્છા અચ્છા. હા, મારી फ्रेंड्स હતી જે લોકોને બરાબર ખબર હતી કે મા બાપ के पास से कैसे निकालवाना है। आप कुछ साल प्लस तो नहीं, माइनस में होगी मेरे से, ज्यादा नहीं होगी, लेकिन वही मैं बोल रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। वो समाना, हर जनरेशन में हर प्रकार के माता पिता, हर प्रकार के बच्चे होते हैं। हाँ, अपनी पर्सनल हिस्ट्री हमको यहाँ पे, हमारा अंदर का जज, मैं जो भी कुछ हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, ये हमारा सवाल है। उस सवाल के जवाब की खोज में ये सब हम कर रहे हैं। हाँ वैशाली बोल। काही नाही, दोन्ही पण नाहीये। मोठ्या बहीण भावांचं बिहेवियर बघून आपल्याला असं नाही झालं पाहिजे, पनिशमेंट पण नको, किंवा एक म्हणतो ना असं गुड चाइल्ड असंच आपण असलं पाहिजे, असं करतच सगळं लहानपण गेलं की म्हणजे त्यांच्याकडनं काढून घेण्याचं पण नाही वेळ आली किंवा ही पण नाही आली। आता जे म्हणजे त्यांना जे आवडतं तसंच वागायचं हे, हा तेच मीना पण तेच म्हणते, शाळा बाळासारखं वागायचं।
हा, हा असंच लहानपण गेलं मग. पण मला तू एक गोष्ट सांग मीनाबेन, मुझे जवाब दो, की शाण्या बाळासारखं जर तू वागत असशील तर ह्याचा फायदा तुझ्या पेरेंट्स किंवा तुझ्या भावंडांनी उचलला असेल, हो की नाही? ते मोठे होते त्यामुळे त्यांना काही याचा फायदा व्हावा असं काही नव्हतं. तुझ्याकडनं काहीतरी काम करून घे किंवा तुझ्याकडनं तुला पुढे कर कुठल्या तरी गोष्टीसाठी. मुद्दा काय आहे हे जे सगळं. हा ममता हा बोल. हा हा ममता बोल ना, अनम्यूट. होता तुम तुम होशियार है ना, तुम अच्छी, मतलब तुम सब संभालती है, करके करके थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एज में मैं जो ले सकती थी उससे ज्यादा लेना पड़ा। अभी मैं वो प्लेस में देखा था। हाँ, ममता का और मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल आइडेंटिकल है। इतने छोटे थे फिर भी ये कहा जाता था, अरे तू कितनी सियानी है, देख तू अंडरस्टैंडिंग है, देख तू समझदार है, तू शांत है, तू बड़ी अच्छी है, हाँ जा बेटा कर ले। जो काम, जो जवाबदारी मेरी नहीं थी वो जवाबदारी मेरे सर पर डाली गई। मुझे घर में सबसे बड़ी तू है ये बताया गया, जबकि मेरा भाई 1.5 साल से मेरे से बड़ा था। तो जिंदगी भर वो भाई को मैंने, जैसे कि वो मेरा छोटा भाई है उस तरह, मेरे ख्याल से फैमिली कॉन्स्टलेशन के टाइम हमारी ये बात हुई थी कि उस तरह से इसका कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। हाँ देखो, अगर भाई पहले पैदा हुआ है तो वो ही बड़ा है, कुछ दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो बड़ा मैं छोटी, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन प्रैक्टिकली बिल्कुल उल्टा था। जैसे कि वो छोटा है, मैं, मतलब हम लोग रिक्शे से आते थे तो अभी समझो भाई और मैं दोनों रिक्शा में साथ में हो गए तो ऑब्वियसली जो बड़ा है वो दोनों के पैसे देता है। मेरे साथ उल्टा होता था कि उसके मैं देती थी। तो ऑलवेज ही वॉज केप्ट द चाइल्ड, द यंगेस्ट, ही वॉज ट्रीटेड एज इफ he is younger to me and I was older to him. मीनाबेन, वैशाली, आप जो पूछ रहे हो, आप जो बोल रहे हो, हा उस हा, हे संदर्भ बघ, आता समयामध्ये, याच्यावरून मला एक आठवलं. आता आठवलं ना, हेच हा. आठवायचंय आणि त्याची लिस्ट करायची आहे, तोच होमवर्क आहे. हाँ हाँ, मेरे को भी याद आया आरती बेन. बरं का, मी कायम अवेलेबल आहे, मी हा. कायम अवेलेबल आहे सगळ्यांसाठी, एवढं मात्र नक्की झालं. बरोबर. आपण हा. तुझं अवेलेबल राहणं हा हा. एक जी स्थिती आहे ह्याचा तुझ्या आयुष्यावर किती मोठा प्रचंड इम्पॅक्ट झाला, पुढे जाऊन किती काय 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 करावं लागलं अवेलेबल राहण्यासाठी, आता त्याचा विचार कर. तो तुझ्या आतल्या बाळाचं ते दुःख आहे की मी सगळ्यांसाठी अवेलेबल राहायचं, हा, माझ्यासाठी माझ्या वेळेस कोण कोणीच नाही, माझ्या वेळेस आली? कोणीच नाही. आली तुझ्या बिलीफ सिस्टमच्या की स्टेटमेंट वर तू आलीस. आरती बेन, अभी मुझे भी याद आ गया. मैं Correct. 8th स्टैंडर्ड से मम्मी पापा को छोड़ के हाँ चाचा चाची और दादा दादी के साथ रहने को आई पढ़ाई के लिए, मतलब Correct. गांव छोड़ के सिटी में आई. बराबर. तभी इतना मैंने जिम्मेदारी ले लिया 8th स्टैंडर्ड से. हाँ. फिर कभी मम्मी के पास जाने का रहेगा ना, 15 दिन भी बाद में नहीं रुकी हूँ. शादी हो गई तब तक, मतलब इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी. फिर Right. इधर ससुराल में आके भी इतना ही जवाबदारी संभालते संभालते, मतलब हस्बैंड का भी जवाबदारी, बच्चे का भी, पूरा घर का. और तो वो दिन देखा? आपने बताया, हाँ. दिन आपने बताया हाँ आपका पास्ट लाइफ जी के जिम्मेदारी में ही उठा के, वो दिन मेरे को रियलाइज हुआ हुआ. कि हाँ, कि Yes, मैं भी जिंदगी भर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते ही आई हूँ और हाँ. लोग तुम पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते ही आए हैं और जिंदगी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर निकल जाती है. हाँ फिर क्यों तुम्हारे शोल्डर्स नहीं दुखेंगे? हाँ और क्यों कभी अगर वजन बहुत ज्यादा हो गया तो घुटने टेक दोगे? हाँ. और शोल्डर का ही मुझे पेन था. फिर बाद में अपना थोट ही पकड़ में आया, राइट. तो शोल्डर भी कम हो गया और उसका सब इलाज भी हो गया, सब 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 निकल गया. ऐसा बिल्कुल आया ध्यान में. आया. परफेक्ट एग्जाम्पल. हाँ माधवी बोल, अनम्यूट कर आणि बोल. आई बाबांना परीक्षेच्या वेळेला खूप त्रास दिलेला आहे. वडिलांच्या कुशीमध्ये शिरून शिरून झोपणं, नाना मला काही आठवत नाही, नाना मला काही आठवत नाही, काही नाही, तू पेपर
बरोबर आठवणार. आणि खरं तसंच व्हायचं. डिस्टिंक्शन त्रास दिले, पण रात्रभर बाबांना झोपू न देणं, आई बाबांना, आणि सकाळी बरोबर सोडायला मिळवणं. बरोबर अंडर कॉन्फिडन्स बरोबर. कायम होत होते. 10वी पर्यंत 12वी पर्यंत आई वडिलांना पेपर द्यायला घेऊन जायचं. खूप त्रास दिलेला परीक्षेच्या वेळेला. तेवढा एक सोडून बाकी नाही कुठलीच कंप्लेंट. पण आठवतच नाहीये असं म्हणायचं आणि सगळं आठवत असायचं. बरोबर. सगळं सिन्सिअरली केलेलं असायचं, पण कॉन्फिडन्स नव्हता तो. आणि कॉन्फिडन्स. वाचनाची आवड मीच झाली. घरातल्या जबाबदाऱ्या 4थी पासून ज्या जबाबदाऱ्या जसं तुम्ही म्हटलं घेतल्या जबाबदाऱ्या, तशा माझ्या अंगावर पण स्वयंपाक पाणी डबा करणं, मोठ्या भावाचा बाबांचा. आई मार्च एप्रिल मे लग्न सराईच्या दिवशी गावी जायची. गावी असायची 2-3 महिने. मला सांभाळायचं असायचं. लहानपणापासून स्वयंपाक पाणी कपडे सगळं घरकाम 5वी पासून ऑनवर्ड केलं ते सिन्सिअरली. तर ते मला रिकॉल होत आहे खूप. थँक्यू. थँक्यू. होमवर्क मी जेव्हा पोस्ट करीन तेव्हा नीट त्याचा विचार करा आणि नीट होमवर्क करा, आणि तरी त्याच्यामध्ये काही शंका आली तर मला विचारा. ओके. जब भी फिर से पढ़ना, 2-4 बार पढ़ना, ये जो होमवर्क बताया गया है बहुत इम्पोर्टेंट है. हमें लगता है कि वो हम हंसते खेलते, अभी तो खाते पीते वेल सेटल्ड एंड एवरीथिंग इज ऑल हंकी डोरी, एवरीथिंग इज वेरी फाइन, ऐसे लगता है. लेकिन वो कहीं ना कहीं वो अंदर का बच्चा जो है, जो दुखी बैठा है, वो बात से अभी तक हमने डील नहीं किया है, उसका हीलिंग अभी तक नहीं हुआ है. इसलिए इन बिटवीन हमारा ग्राफ नीचे जाता है. हम आध्यात्मिक मार्ग पर चलते रहते हैं और अचानक खड्डे में गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं. लेकिन वो खड्डा बुझाना चाहिए ना, उसको वो बुझाते जाएंगे तो वो दोबारा उस पर से निकलेंगे नहीं. हाँ माधुरी. मॅम, ही जी दुःख म्हणा किंवा इनर चाइल्ड जे तुम्ही म्हणताय ते हील होत असेल ना ध्यानाच्या माध्यमातून? रेग्युलर ध्यान आपण करतो त्यातनं हिलिंग होत असेल ना इनर चाइल्डचं? होत असेल, पण एनर्जी रिलीज होत असतील ना त्या आठवणी म्हणा किंवा आता बरोबर. तसं दिसत नाही, त्रास काहीच नाही आणि प्रत्येक गोष्ट एक्सेप्टेबल झालेली आहे, कुठे सल नाहीये. प्रत्येक व्यक्ती समोर आली, जे तिळपापड व्हायचा समोरची व्यक्ती काय असं आहे, तर सगळ्यांना आरामात बोलू शकते, सगळं कन्व्हर्सेशन करू शकते. समोर आलं तरी काय म्हणजे राग येणं, क्रोध येणं सगळं टोटली झिरो झालेलं आहे. सगळ्यांशी आरामात ट्युनिंग मध्ये राहू शकते, एक्सेप्ट करू शकते. तर मग हे मेडिटेशनच्या माध्यमातून हील असं होत असेल ना? नक्कीच. जनरल लेवलवर ओव्हरऑल स्मृत्या कमी कमी होत जातील. त्या कर्मसंस्कार जे स्मृतीमध्ये दडलेले आहेत ते काय म्हणतो आपण की त्याचे ठसे जे आहेत ना ते उथळ होत जातील. जेवढे डीप बसलेत तेवढे डीप नाही राहणार. पण पतंजलीचे योगसूत्र आठव की सबीत समाधीच्या म्हणजे संप्रज्ञात समाधीच्या शेवटच्या पावलाला तुम्ही पोचलात तेव्हा पण पतंजलींनी सूत्रामध्ये दिले की एखादं कुठलं तरी शेष असेल, जे काही शेष असेल ते वर डोकं काढेल. कॉन्शियसली आपल्याला वाटतं माधवी की हमको लगता है कि ओके अब हमको गुस्सा नहीं आता, हमें वो सामने भी आ जाए वो व्यक्ति तो भी हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता. लेकिन कहाँ पे अंदर छोटा सा भी अगर बीज बच गया आहे, म्हणून ते दग्ध बीज बद्दल बोलतो. स्मृतीयांचा दग्ध बीज झाला पाहिजे, नाही त्या बीजाला कधीही अंकुर फुटू शकतो. होय. आणि तो दग्ध बीज व्हायला खरंच समाधीची अवस्थेला पोचायला लागतं. आणि तरी पण ते असू शकतं. ऑलराइट. तो वो हमको लगता है या सच में है, इसमें बहुत फर्क है. तो हमें वो देखना होगा कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया. और कभी वो पता चलेगा जब अनुकूल परिस्थिती आएगी, म्हणजे when the conditions are right, in the right environment, that is when we will know कि oh is this true or not. अब मैं बहुत कह दूं कि मैं तो औरत और मर्द के बीच में कभी भेदभाव नहीं करती या हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं करती, और मैं तो सब अच्छा मतलब सब कुछ सब लोग को एक जैसा समझती हूँ. जब ऐसी परिस्थिति आएगी कि मेरे सामने परीक्षा का क्षण जिसको हम कहते हैं, तब मुझे पता चलेगा कि मैं जो समझती हूँ वो कितना सच है.
सजगता रखेंगे तो ध्यान में आता है ना ममता? जब अगर सजगता रखेंगे तो ध्यान में आता है कि अरे मैं तो समझती थी कि मैं तो भेदभाव नहीं करती, फिर ये मेरे मन में ये वाले विचार कहाँ से आ गए? हाँ, नहीं, इनर चाइल्ड और रिलीविंग करना जरूरी है, बहुत एकदम जरूरी जरूरी, है, बहुत जरूरी है। बहुत मैं जरूरी। बहुत रोई हूँ आरती बहन, प्रति प्रसव का साझा किया था ना तभी, यही बहुत बहुत। प्रैक्टिकल का बीच का इम्पोर्टेंस मालूम होता है। करेक्ट, बोल सब सब ठीक है, सब अच्छा है, हम वैसे विचार करते हैं, वो थेरी जैसा हो जाता है। करेक्ट। टाइम आता है प्रैक्टिकल में, वो क्षण में हम क्या सोचते हैं या क्या थॉट आता है, वो बिल्कुल, वो हमारा हमारा मतलब हमारे तब पता चलता है। हाँ, तब पता चलता है। हाँ? दीदी तुम्ही आता बोलल्या ना ते दग्धबीज थोडस पण आतमध्ये राहिलं तर मग त्याला लगेच कोंब फुटायला लागतं, तसं तसं बीके शिवानी म्हणतात की अंश भी नहीं बचना चाहिए, नहीं तो अंश को वंश बनने में टाइम नहीं लगता। लगेगा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है. हाँ, सो माधवी, तुला मी एवढं सांगेन की क्या बोलते हैं, लक्ष नव्हतं माझं, मला तर असं वाटत होतं. तसं नको व्हायला. ध्यान भूल नहीं होना. ओके, कि मेरा ध्यान नहीं था, मुझे तो लग रहा था और फिर मेरा ध्यान नहीं था. कितीही तुला असं वाटलं की ऑल इज वेल आणि खूप छान आहे, पण अलर्ट आणि अवेअरनेस हा सोडायचा नाही. सजगता आणि जागरूकता हे दोन्ही गोष्टी सदा ऑलवेज ऑल टाइम अलर्ट वर ठेवायचं. एस्पेशली त्या गोष्टींबद्दल जे आपण जनरल आपल्याला वाटतं ना कि ओके मेरे लिए तो सब कोई सेम है, अब मेरे लिए हर इंसान भगवान है. हाँ, इसका इसका टेस्टिंग ममता बोल रही है, वैसा प्रैक्टिकल टेस्टिंग कब होगा? जब भी कोई एक इंसान आके तुम्हें पर्सनल लेवल पे गाली देने बैठेगा, फिर पता चलेगा कि हर इंसान भगवान तुम्हें महसूस सच में हो रहा है या तुम्हारी मान्यता थी. हाँ, एक उदाहरण दिला फक्त. ऑलराइट, ओके. सो बी अलर्ट एंड अवेयर, एस्पेशली ऑफ, it's a good thing to be peaceful. It is even a good thing to be blissful and all of that. But always the consciousness should be on high attention, high alert. Always. ती सजगता नाही सोडायची. हा, नाहीतर अरे माझं लक्ष नव्हतं आणि हे होऊन गेलं, असं नको व्हायला. हा, કાર્પેટ હોય ને આરતી બેન એના જેવું છે. કાર્પેટ હા. કેટલી સાફ લાગે, જ્યારે એને ઝાટકો ત્યારે કેટલું અંદર ખબર પડે કે અંદરથી શું નીકળે છે. गुड गुड, थँक्यू माधवी फॉर ब्रिंगिंग अप दॅट पॉइंट. अजून क्लॅरिफिकेशन मिळालंय त्या मुद्द्यावर. पण मॅम मला असं म्हणायचंय, जर आपण आत्मिक स्थितीमध्ये जास्तीत जास्त काळ राहिलो, म्हणजे आय एम बॉडी, आय एम सोल, आणि इथे आपण एक्सपिरियन्स साठी आलेलो आहे, वी ऑल आर डिवाइन बिंग, या अशा छोट्या छोट्या अफर्मेशन रिपीटेडली ठेवून आपण अवेअरनेस ठेवू शकतो ना, जागृत ठेवू शकतो. आणि जे काही तुम्ही म्हणताय ते कमी होईल, तरी कमी तरी व्हायला मदत होईल. हे होऊ शकतं ना? बिलकुल ठेवू शकतो, बिलकुल करू शकतो. हाय अलर्ट कसा मी तुला सांगते. आता उदाहरणच देऊन टाकते आणि स्वतःचाच प्रॅक्टिकल उदाहरण दिल्याशिवाय माझ्याकडे दुसऱ्यांचे उदाहरण कमी आहे. तर तू मला इतके वर्ष ओळखतेस, राईट? आणि मी मेडिटेशन, शांत राहणं, हे सगळ्या प्रकार, म्हणजे हा तू जो अभ्यास करते तो सगळा अभ्यास करत असते मी. ऑलराईट. आणि कुठल्याही सिच्युएशन मध्ये, एस्पेशली जिथे 4 चौघ गोळा झालेले आहेत फॅमिलीचे वगैरे, तिकडे आपलं कूल सुटायला नाही पाहिजे. तिकडे आपण शांत आणि स्थिर राहायला पाहिजे. ऑलराईट. आणि माझा भाऊ नाही, वडील गेले आणि मी गेली होती माहेरी. आणि एक व्यक्ती होती, असा 1 सेकंदात ती व्यक्ती काहीतरी बोलली आणि माझी तळपायाची आग डोक्याला गेली. ओके. अभि आता ती सवय नाही राहिली की खूप बडबड बडबड करणार, पण एकच वाक्य बोलले, पण असं बोलले की काय हिंसा. आणि निघून गेले. अच्छा, निघून गेले, झाली ती, त्या व्यक्तीला पण तिथे घर सोडून निघून जावं लागलं, कारण ते एक वाक्य माझं असं कापून टाकणार होतं. सजगता,
की हिंसा झालीये. सजगता किती एवढी कठोर हिंसा झालेली आहे. त्याच्यानंतर सजगता की गिल्टी वाटतंय की आपण हिंसा केली. अय्या, माझ्याकडनं हे बोललं गेलं, मी नको बोलायला हवं होतं. मॅम पण मी शांत आणि स्थिर राहणारी व्यक्ती अशी एका क्षणात कशी बोलली? हे माझ्यानी होता कामा नये. गिल्ट, रिग्रेट. आणि माझी बहीण म्हणते, अगं तू जे काय बोलली ती एक्झॅक्ट बोलली आहेस आणि करेक्ट बोललेली आहेस. म्हटलं कितीही एक्झॅक्ट आणि कितीही करेक्ट मी असली तरी माझ्याकडून हिंसा झाली आहे. जागृतता में नहीं बोले थे. I spoke in unconsciousness. I did not speak with complete awareness and consciousness. ही परीक्षा म्हणते माधवी मी, की नाही असं मॅम, पण सिच्युएशन ज्या येते ठिकाणी तेव्हा कळतं. नाही, अगदी पण ज्या ठिकाणी आपल्याला आपण म्हणतो ना सेपरेशन पण नाही व्हायला पाहिजे, तर त्या इमोशन आपण ह्या ज्या भावना आहे, आता जसं तुम्ही म्हटलात एकच वाक्य बोलले, तर ते तिथे कदाचित बोललं जाणं पण आवश्यक असेल ना. हे कबूल आहे. तुम्ही दृष्टिकोनातले कबूल आहे, कबूल आहे. मग गिल्ट का आलं? मग गिल्ट नको यायला पाहिजे. आपण स्पॉन्टेनियस म्हणतो ना, स्पॉन्टेनियस. हो, स्पॉन्टॅनिटी मध्ये अनकॉन्शियस राहणं अपेक्षित नाहीये. हे स्पॉन्टेनियस आहे म्हणून तुम्ही अनकॉन्शियस आहात. यू कॅन बी कॉन्शियसली स्पॉन्टेनियस. You know what you are doing exactly, but you are doing it instantly. Ma'am, Spontaneity. Yes, Shailaja. When like we were discussing earlier, Satya and Ahimsa. So what to choose? Which so maybe to you choose? chose Satya. I chose Satya, but I ended up doing Hinsa. And after that, I should not feel, because जेव्हा मी 2-4 वेळा बोलले की अरे यार का बोलले मी तिला, जाऊ दिलं असतं, तर माझी बहीण म्हणते की अगं तू जे बोलली ते बरोबर बोलली. आणि तुला आय विल टेल यू ओव्हर अँड अबाव, त्या माझ्या एका वाक्यामुळे असे घटनाक्रम बदलले इन द नेक्स्ट फ्यू डेज. यु नो, आमची मोठी कामं होऊन गेली कारण ते चक्र बदलले. नाही जर मी ते माझ्याकडनं ते झालं नसतं, बोललं गेलं नसतं, तर ते समोरची पार्टी आहे ती भडकली नसती, तर मग आमच्या टर्म्स अँड कंडिशन्स हे डिफाईन झाले नसते आणि एक निष्कर्ष निघून, एक डिसिजन घेऊन एक प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला नसता. तर आय रेकग्नाइज ऑल ऑफ दॅट ऑल्सो. बट इन दॅट मोमेंट, म्हणजे मी आता मला गिल्ट होतंय असं नाही म्हणत आहे माधवी. झालं, आय हॅव फिनिश्ड, आय वर्कड ऑन इट, इट्स गॉन, इट्स डन, इट्स आय एम ओव्हर विथ इट. ऍटलीस्ट कॉन्शियसली आय एम ओव्हर विथ इट. बट ऍट दॅट मोमेंट immediately you put yourself in the role of someone who is a spiritual person. म्हणजे स्वतःची कुठेतरी एक सेल्फ इमेज बनवून टाकतो आणि त्या सेल्फ इमेजला तडा गेला. मग ती इमेज पण नाही बदलायची. मग स्वतःला चपली मारली की कशाला स्वतःची इमेज बनवून ठेवलेली आहे, की मग आता वाईट वाटतंय. तेव्हा मी कोणालाही काही बोलू शकते, माझं डोकं नाही फिरवायचं, मी बोलीन. आपल्याला स्वतःला एक्सेप्ट केलंच पाहिजे ना. असं म्हणजे गिल्ट यायचं काही कामच नाही ना त्या ठिकाणी. तो रोल तुमच्यासाठी होताच, म्हणजे याचा अर्थ की ते तुम्ही केलं नसतं तर कदाचित त्या बाकीच्या गोष्टी घडल्या नसत्या. बरोबर, करून घेतलं गेलं तर ते अनकॉन्शियस लोक कॉन्शियसलीच झालं. ते तुमच्याकडनं होऊच शकत नाही. बरोबर आहे. हे थिओरिटिकल एक्सप्लेनेशननी माझ्या मनाला खूप बरं वाटतं. लेकिन दिल मांगे मोर. रोल मॉडेल तुम्हीच आहात माझ्या तरी काही विषयच नाही त्याविषयी. सगळ्या स्वतःबद्दलच्या मान्यता ज्या आहेत, सगळ्या स्वतःबद्दल स्वतःकडनं ज्या अपेक्षा आहेत, ह्या सगळ्या काढून टाकायच्या. फिजिकली, सायकोलॉजिकल. या क्षणात मी जे आहे ते आहे, उद्याचं उद्या बघू, नंतरचं नंतर बघू. दिस इज व्हॉट आय एम इन द नाव.
टुडे ओनली यु नो. आणि हे बघ, म्हणजे जे माझं काम आहे ना, त्या कामातनच मला हे लेसन्स मिळत जातात. जसं जेव्हा मी क्लायंटला काहीतरी सांगते, ते ऍक्च्युअली मला स्वतःलाच बोलत असल्यासारखं असतं. लाईक आय टोल्ड माय क्लायंट वॉज टेलिंग यु नो that I am a very hot tempered person. I said, please add at the moment, in the now. या अभी मैं ऐसी हूं, कल पता नहीं, मैं शायद रहूं ना भी रहूं. मेक वॉट एव्हर इमेजेस, मेक दॅम टेम्पररी. मग सुप्रिया जे म्हणते ना, ते स्पॉन्टेनियस आयुष्य होत जाणार, ती स्पॉन्टॅनिटी येत जाणार. आणि मग त्या स्पॉन्टॅनिटी मध्येच अवेअरनेस हा त्याचा बेस असायला पाहिजे, त्या स्पॉन्टॅनिटीचा. म्हणजे सजगता सदैव आहेच. ही स्थिती आपली आली ना की स्पॉन्टॅनिटी आपोआप येते. ऑलराईट. हे जे सुप्रिया मी जे बोलले त्याला तू स्पॉन्टेनियस म्हणत असशील, तर तो स्पॉन्टॅनिटी नव्हतं, ते रिॲक्शन होती. कुठल्या तरी एका गोष्टीला ती रिॲक्शन होती. रिॲक्शन आणि स्पॉन्टॅनिटी ह्याच्यामध्ये खूप फरक आहे. या तर ते पण ओळखता आलं पाहिजे. ऑलराईट, आय थिंक वी गॉट गुड होमवर्क टुडे. आणि बरेच मुद्दे क्लिअर झाले. अँड इट्स ऑल इज वेल. एव्हरीथिंग हॅज टू बी हील्ड अँड एव्हरीथिंग हॅज टू बी सॉर्टेड आउट. येस विद्या, तुला काही बोलायचंय का? नाही, एवढं व्हिडिओ ऑन करून दर्शन दिलेस तर बोल. तुझा म्यूटवर आहेस, म्यूटवर आहेस. हो, पण केलं रोज तर चालेल का? हो. म्हणून मी ऑन केली. आता मी बाहेर येता येता ऐकत होते सगळं. अच्छा. ओके. माधवी जसं म्हणते ना, जान्हवी, माधवी काय म्हणते की मेडिटेशननी, रेग्युलर मेडिटेशननी हे सगळं कमी होत नाही का? 100% कमी होतं. का मुळात स्मृत्या सगळ्या, जसं मी बोलले ना की त्या रेतवरचे ठसे जे आहेत त्याच्यावर एक लाट येऊन गेली की तो ठसा थोडासा भरून येतो. जेवढं अजून लाट येणार, जेवढी शुद्धिक्रिया होत जाणार तेवढं ते भरून येणार. तसंच होपोनोपोनो दुसरा एक साधन आहे. सो मेडिटेशन हा साधन आहे. आत्ता तरी आपण त्याला साधन म्हणून उपयोग करतोय, यूज करतोय, वापर करतोय. त्याचप्रमाणे होपोनोपोनो पण एक साधन आहे आणि खूप चांगला, खूप इफेक्टिव्ह टूल आहे. ते पण आपण यूज करतोय. मेडिटेशन करतोय जोपर्यंत जान्हवी, तू म्यूटवर जा, तुझ्या बॅकग्राऊंड मध्ये खूप आवाज येतो. मेडिटेशन आपण करतो आहे हे जोपर्यंत वाक्य आपल्या तोंडातनं येत आहे तोपर्यंत आपण क्रियामध्ये आहोत, स्थितीमध्ये पोचलो नाही आहोत. जेव्हा स्थितीमध्ये पोहोचू तेव्हा आपल्या तोंडातनं हे येणारच नाही की आपण मेडिटेशन करतो. कारण आपल्या अस्तित्वाची स्थितीच आधी मेडिटेटिव्ह होऊन जाणार. तोपर्यंत आपण सगळे क्रिया करतोय, आपण शिकतोय, पडतोय, धडपडतोय, समजतोय, सगळं चालू आहे. ऑल ऑफ इट इज गोइंग ऑन टिल देन, राईट? वी कीप लर्निंग, इट्स ओके, ऑल इज वेल. ऑल राईट. अरे चलो, मी इथे रेकॉर्डिंग थांबवते आता. अँड नेक्स्ट चॅप्टर